हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल पे आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस के सारे सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा जीके के। तो हमने सोचा कि सबसे पहले ज्योग्राफी कंप्लीट किया जाए। तो ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक है सौरमंडल, उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सौरमंडल को। तो सौरमंडल तो बहुत छोटा चीज़ है ब्रह्मांड का। अब सौरमंडल देखने से पहले हम लोग को ब्रह्मांड देखना होगा, यूनिवर्स देखना होगा, उसके बाद हम लोग सौरमंडल में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान बोलते हैं। ब्रह्मांड विज्ञान तो एग्जाम में लिख के आएगा नहीं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। तो आप लोग को कॉस्मोलॉजी ही ध्यान रखना। पीडीएफ में कुछ कुछ छूटा है तो उसको हम ऐड कर देंगे और ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। और ये जो टॉपिक है थोड़ा लंबा है, तो इसको 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे। आज पहला पार्ट है, तो ब्रह्मांड विज्ञान बोलते हैं उसको। अब ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ, दिमाग में तो आएगा ही। ब्रह्मांड कैसे बना भाई, तब ना सौरमंडल में पहुंचेंगे। तो ब्रह्मांड बना कैसे, तो ब्रह्मांड बना कैसे उसको जानने से पहले उसको जानने के लिए हम लोग को पढ़ना होगा बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत लेमेत्रे साहब ने दिया था, लेमेटर साहब ने 1927 में। इसमें इन्होंने बताया है कि जो आज जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें लगभग, सुनिए, आज जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें लगभग 100 अरब आकाश गंगा है। ठीक है, सबके बारे में हम लोग को पता भी नहीं है। 1 2 3 को हम लोग जान पाए थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत, ना के बराबर। बस अपना जान पाए हैं, अपना ही तो थोड़ा बहुत जान पाए हैं, दूसरा कितना जानेंगे। बस देख लेते हैं थोड़ा बहुत, 1 2 को दिख जाता है। तो लेमेत्रे साहब ने ये बताया था थ्योरी के माध्यम से कि जो आज हम लोग का ब्रह्मांड है, मतलब जो 100 अरब आकाश गंगा है, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आज से लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व एक पॉइंट में था सारा। मतलब कोई एक बम या लड्डू जैसा इमेजिन करिए, उसी में था जो आज हम लोग का ब्रह्मांड है। और यहीं पे केंद्रित था, इसी एक कण में। तो इसका डेंसिटी, एनर्जी और हीट इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया, सब यही केंद्रित था। तो इतना बढ़ गया कि इसमें एक बहुत भयानक वाला विस्फोट हुआ। ठीक है, जिसको हम लोग बिग बैंग विस्फोट बोलते हैं, वही है बिग बैंग सिद्धांत। तो इसमें विस्फोट हुआ, तो मान के चलते हैं कि बम है, तो बम में विस्फोट होता है तो उसका कैसे पार्टिकल दूर दूर बिखर जाता है और उससे भी चोट पहुंचता है आदमी को। तो ये जो पार्टिकल निकला है, इस ऐसे ही यही सब पार्टिकल धीरे धीरे आकाशगंगा बन गए। ठीक है, और इसमें तो बम में तो थोड़ा सा पार्टिकल मतलब बहुत निकलता है, लेकिन आकाशगंगा के हिसाब से बहुत कम निकला है, बहुत कम है। तो इतने सारे पार्टिकल निकले, तो वे सारे पार्टिकल मान के चलते हैं कि ये आकाशगंगा बन गया, ये आकाशगंगा बन गया। वैसे ही जब वो विस्फोट हुआ ना, तो बहुत सारे आकाशगंगा उससे निकल गए और लगभग 100 अरब आकाशगंगा निकला। ठीक है, इतना बड़ा वो बिग बैंग हुआ। उसमें से एक आकाशगंगा में हम लोग हैं, और एक आकाशगंगा में उसमें कम से कम 100 अरब तारा है। उसमें से एक तारा है हम लोग का सन, उसमें 8 ग्रह है, उसमें से एक ग्रह में हम लोग रहते हैं। सोचिए कितना छोटा लेवल पर हम लोग रहते हैं, कितना बड़ा लेवल का बात हो रहा है। तो धीरे धीरे जानेंगे। तो ये जब विस्फोट हुआ तो यही हुआ बिग बैंग सिद्धांत, यही हुआ बिग बैंग विस्फोट, और इसी को बिग बैंग सिद्धांत बोलते हैं। लेमेत्रे साहब ने दिया, बाद में इसको 1931 में रिवाइज करके प्रकाशित कर दिया गया। तो आकाशगंगा तारों और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व। हाँ, तो हम लोग को पता कैसे चला कि जो सारा आज का ब्रह्मांड है, जो इतना सारा आकाशगंगा है, वो कभी ना कभी एक ही जगह पे केंद्रित था, एक पार्टिकल में। तो जब देखा साइंटिस्टों ने, मतलब वैज्ञानिकों ने जब देखा, तो पाया कि
कि मान के चलते हैं ये हम लोग का आकाशगंगा है, ये हम लोग का है, लेकिन ऐसा ऐसा अरबों आकाशगंगा है, तो जिसमें हम लोग हैं उसका है, ठीक है। तो उसके बगल वाला आकाशगंगा को देखा, तो देखा कि इन दोनों के बीच का दूरी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब आकाशगंगा सिर्फ इसका नहीं, जितने सारे आकाशगंगा है सबके बीच की दूरी बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखा कि सिर्फ आकाशगंगा ही नहीं, आकाशगंगा के अंदर भी जो जो पार्टिकल है, मतलब तारा है, जैसे दो तारा है तो दोनों तारा के बीच का दूरी बढ़ रहा है, और भी खगोलीय पिंड है उसके बीच की दूरी बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो उस हिसाब से देखा कि कितना किधर बढ़ रहा है, कितना तेजी से बढ़ रहा है, कितना टाइम ले रहा है। मतलब टाइम लैप्स करके पता चला कि कभी ना कभी ये एक ही जगह केंद्रित थे, और ये टाइम और कितना समय में कितना बढ़ रहा है उस हिसाब से पता चला कि लगभग 14 बिलियन वर्ष पूर्व ये कहीं ना कहीं एक ही जगह रहे होंगे, ठीक है। और बाद में इसमें विस्फोट हुआ। तो ठीक है, लेकिन ये तो बिग बैंग सिद्धांत हो गया, लेकिन 3 आदमी थे, फ्रेड होयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड। इनका मानना है कि कभी विस्फोट हुआ ही नहीं, टांग अड़ाने वाले हैं। इनका मानना है कि कभी विस्फोट हुआ ही नहीं, आज जो ब्रह्मांड है ये ऐसे ही एग्जिस्ट करता था, हमेशा से ऐसे ही था, बस ये इसमें फैलाव हो रहा है धीरे धीरे, मतलब इसके बीच के बॉडी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, फैलाव हो रहा है, और इसके साथ ही अपना डेंसिटी मेंटेन करके रखा है। तो जो ये इन्होंने बताया कि डेंसिटी मेंटेन करके रखा है, फैलाव हो रहा है, लेकिन कोई विस्फोट हुआ नहीं। तो यही थ्योरी को स्टेडी स्टेट थ्योरी बोलते हैं। बाद में इनके थ्योरी को नकार दिया गया, मतलब नकार दिया गया, इसलिए हम लोग के लिए हम लोग बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, बिग बैंग सिद्धांत पढ़ते हैं, और ये इसी को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो इसका थोड़ा ये सब याद रखिएगा, 1927 में दिया है, और 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था विस्फोट, ठीक है। उसके पहले जो हमारा ब्रह्मांड है आज का एक पॉइंट में केंद्रित था, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। तो अब हम लोग का हो गया, ब्रह्मांड कैसे बना पता चल गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, अब चूंकि अरबों आकाशगंगा निकला है इससे जब विस्फोट हुआ, तो अब सबको तो हम लोग जानते भी नहीं है, और ना ही सबके बारे में देख सकते हैं, भी पढ़ सकते हैं। तो अरबों जिसमें निकला है उसमें से एक हम लोग का आकाशगंगा है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मिल्की वे, ठीक है। अब अरबों आकाशगंगा को हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो हम लोग अपने आकाशगंगा को ही देखेंगे, क्योंकि इसी में हम लोग रहते हैं। तो जब ये निकला तो उस आकाश जिसमें हम लोग रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। इसको हिंदी नाम भी दे दिया लोगों ने, दुग्ध मेखला। तो इसमें अरबों तारे हैं, मतलब 100 अरब तारा है इसमें, ठीक है। अब सारे तारों के बारे में भी हम लोग को नहीं पता है अपना आकाशगंगा को, लेकिन अपना आकाशगंगा में आने से पहले थोड़ा एक चीज और जान लेते हैं कि जब जैसे अब बहुत सारा आकाशगंगा निकला है विस्फोट से, मान के चलते हैं ये निकला, ये निकला, ये निकला, ऐसे कर करके अरबों आकाशगंगा निकला, 100 अरब आकाशगंगा निकला, मान के चलते हैं विस्फोट हुआ। तो मान के चलते हैं कि इसमें हम लोग रहते हैं, ये हम लोग का मिल्की वे है। तो जो हम लोग के आकाशगंगा का सबसे नजदीकी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेता है, एंड्रोमेडा है, मंदाकिनी है, ठीक है। इसका नाम है एंड्रोमेडा, जो हम लोग के आकाशगंगा का सबसे नजदीकी आकाशगंगा है। इतना ही ध्यान रखिए, क्या कि और ज्यादा हम लोग को पता भी नहीं है, और ना ही धीरे धीरे जान रहे हैं, लेकिन जाने नहीं है अभी, ठीक है। एक दो और पता चला है, कितना ही जानेंगे यार, इतना दूर है ही। तो अब हम लोग अपना आकाशगंगा देखते हैं, मिल्की वे, यही है मिल्की वे, यही है मिल्की वे। तो इसका शेप कैसा है, ऐसा नहीं है कि ये एक पेज की तरह नहीं है, मतलब एक शीट के जैसा नहीं है, इसका
स्पाइरल शेप है। स्प्रिंग देखे है ना, जो पेन में लगा रहता है, रिफिल निकालते हैं तो टिप टप हुआ कलम में, वही स्प्रिंग जैसा है। ठीक है, इसका शेप स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख रहे होंगे, ये देखिए, ये ये तो ऐसे कर करके बहुत सारे इसको आर्म बोलते हैं, बहुत सारा आर्म है हमारे आकाशगंगा का। ठीक है, मिल्की वे का। अब आप ही लोग सोचिए, हमारे आकाशगंगा में एक तारा तो है नहीं, अरबों तारा है, लगभग 100 अरब तारा है। अब उसमें से एक तारा है हम लोग का सन, जिसका चक्कर हमारे 8 ग्रह लगाते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग सौर मंडल बोलते हैं। तो उसमें एक तारा है, तो इसमें कहाँ है, तो वो है यहाँ। और जैसे ये सारे आर्म है, तो इस आर्म का नाम है ओरियन स्पूर। पीडीएफ में लिखा हुआ है, लिखने का जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस आर्म का नाम है ओरियन स्पूर, ओरियन आर्म, जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो ओरियन स्पूर है इसका नाम। उसी में एक आर्म में बहुत सारे तारे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तारा है। तो इस ओरियन स्पूर में है हम लोग का सौर मंडल, सन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपना आकाशगंगा कैसे आया पता चल गया। अब हम लोग अपना देखते हैं कि कैसे आया। सन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब अपना सौरमंडल के बारे में। देखिए, यही है स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसका मानना है कि न्यू मैटर फॉर्मिंग कर रहा है, जिससे वो अपना डेंसिटी मेंटेन करके रखा है। न्यू स्टार बन रहा है, न्यू गैलेक्सी बन रहा है, और मतलब फैलता जा रहा है। ठीक है, कभी विस्फोट नहीं हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे अपना सौर मंडल। तो सौर मंडल में हम लोग का सन है, और इसमें 8 ग्रह हैं। सबके बारे में एक एक करके जानेंगे धीरे धीरे। तो इसमें 8 ग्रह है जो इसका परिक्रमा लगा रहा है। और एक बात और, ऐसा नहीं है कि सन यहाँ रुका हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, ऐसा नहीं है कि सन जो हमारा ओरियनसपुर में है रुका हुआ है। ये भी अपने गैलेक्सी का, मिल्की वे का पूरा चक्कर लगा रहा है। साथ ही साथ सन का 8 ग्रह चक्कर लगा रहा है, और साथ ही साथ ये भी अपना गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। रुका हुआ कोई नहीं है। ठीक है, और सारे ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए हैं। तो हम लोग देखेंगे सौर मंडल। तो ऐसा माना जाता है कि सौर मंडल जो हम लोग का बना है, जो सूर्य हम लोग का बना है, वो बहुत पहले धुआं और गैस का बादल था। ठीक है, आज से 4.6 बिलियन वर्ष पहले। ठीक है, एक धुआं और गैस का बवंडर जैसा था, जिसमें बहुत सारे गैस थे, धुआं था, डस्ट वगैरह थे। ठीक है, और ये बहुत कस के घूम रहा था। ये बहुत कस के घूम रहा था लगातार, जिससे क्या हुआ कि इसका लाइट गैस अंदर आ गया, जिससे सन का उत्पत्ति हुआ। और बाकी जो गैस वगैरह जो धूलकण साइड में चले गए, उससे हम लोगों का ग्रह बन गया, ऐसा माना जाता है। और यही जो परिकल्पना है ना, इसी को निहारिका परिकल्पना बोलते हैं। तो जो ये गैस है ना, गैस का गुबार जो है, इसी को निहारिका बोलते हैं। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में क्या, नेबुला। तो नेबुलर हाइपोथेसिस यही है। ऐसे ही हम लोग का सन बना। इसको दिया किसने, इमैनुअल कांट ने। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा।
तो इनको दिया किसने? इमैनुअल कांट ने दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कब दिया था? 1755 में लिखा हुआ है। तो जैसे वहां पे नहीं था स्टेडी स्टेट थ्योरी, टांग अड़ाने वाला का कमी तो रहता नहीं मतलब अब थ्योरी है तो पढ़ना ही होगा। वैसे ये एक और थ्योरी है, प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस। ये बोलता है कि जो हम लोग का सन था उसके करीब से एक, मतलब सन तो एक तारा है, तो उसके करीब से एक और तारा गुजरा। तो जब ये तारा गुजरा ना, तो इसका जो ग्रेविटेशनल पुल था उससे हमारे सन का कुछ हिस्सा खींच गया, और ये फिर बाद में तो ये गुजरा तो ये चला गया इधर। ठीक है, अब ये जो हिस्सा था जो ये पुल कर लिया, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड खींच लिया, धीरे धीरे ठंडा होके इसी से हम लोग का 8 ग्रह बन गया, वगैरह वगैरह बन गया। ठीक है, और ये परिक्रमा कर रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्लेनेटेसिमल हिपोथेसिस, ग्रहाणु ठीक है, इसको चेवरलिन साहब और मोल्टन साहब ने दिया तो यही है, यही दोनों को ध्यान रखना है कि सौरमंडल का उत्पत्ति कैसे हुआ। और सर देखो सौर नेबुला लिखा हुआ है कि गैस और धुलवरे बादल थे, सब इसमें लिखा हुआ है। आप लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, कुछ छूटा होगा तो हम लिख के ऐड करके दे देंगे, जैसे वहाँ कॉस्मोलॉजी छूटा था, ये सब। ठीक है, तो सौरमंडल का उत्पत्ति के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग देखेंगे, देखो इसमें बना होगा कहीं तो अच्छा है। देखिए ये जो सन है हम लोग का, उसके बगल से गुजरा तो इससे पुल हो गया और साइड में घूमने लगा, और इसी से बना हम लोग का ग्रह। ठीक है, यही है प्लेनेटेसिमल हिपोथेसिस। और ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना है निहारिका परिकल्पना पर, कि हम लोग का जो सन बना है वो आज से लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले क्या था? क्या था? गैस और धूलभरे बादल का एक गुबार था, जिसमें बहुत कस के घूर्णन हो रहा था, बहुत तेज। उसी में से बीच में सन आ गया, उससे सन बन गया, और साइड साइड से ग्रह बन गए। ठीक है, और इसी को नेबुला बोलते हैं। तो अब हम लोग सन के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्लेनेटेसिमल हिपोथेसिस हो गया, सन के बारे में जानेंगे। अब सन तो बन गया, हमारा सौरमंडल बन गया। अब सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित है? सन है ये है भाई, सब ज्यादा गैस यहीं आया था। तो अब इसमें सन बन गया, इसके चारों साइड मतलब 8 ग्रह जो है सो घूम रहे हैं इसके चारों साइड, परिक्रमा कर रहे हैं। तो सौरमंडल में, लेकिन सौरमंडल में 99% मास इसी में, 1% से हम लोग का इधर बना है, जबकि सारा मास सन में। ठीक है, और 8 ग्रह और 5 पौने ग्रह ये सब धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे, उससे बना है। लेकिन ये जानने से पहले हम लोग को थोड़ा एक चीज जानना होगा। लिख तो हम पा नहीं रहे हैं, शायद लिख पाए कि ये भी देख ही लेते हैं थोड़ा। हेलियोसेंट्रिक मॉडल, हेलियोसेंट्रिक मॉडल क्या है? कोपरनिकस साहब ने दिया था एक मॉडल, जिसमें इन्होंने ये बताया, यहाँ पे देखो है, जिसमें इन्होंने ये बताया कि सन जो है सो केंद्र में स्थित है, और जो ग्रह है वो इनके परिक्रमा कर रहे हैं अपने। ठीक है, सन केंद्र में स्थित है और ग्रह इसका परिक्रमा कर रहा है। इसके पहले सब सोचता था कि जो पृथ्वी है उसका ही परिक्रमा करता है सन, लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं, सन बीच में है, बाकी ग्रह 8 ग्रह और क्षुद्र ग्रह वगैरह वगैरह इसका परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक मॉडल। ये किसने दिया था? कोपरनिकस साहब ने।
तो यही है हेलियोसेंट्रिक मॉडल, सूर्य केंद्रीय मॉडल। यह बताता है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, पृथ्वी सहित अन्य ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उसके बाद हम लोग को सन जानना था। सन में 99% मास है, 1% में हम लोग का बाकी ग्रह है। बाकी जो दूसरा पार्ट है जल्दी ही अपलोड करूंगा, दूसरा पार्ट में बाकी क्लास होगा। ठीक है, 2 पार्ट में क्लास होगा। क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है तो आगे देखते हैं। फिर आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू।